कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मॉडल पेपर भेजे जा रहे हैं और इन मॉडल पेपरों में से ही आपकी बोर्ड परीक्षा और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा से प्रश्न आने वाले हैं। यदि आप इन्हें हल कर लेते हैं, तो इन्हीं में से आपके पूर्णतः अंकों की प्राप्ति होगी। इससे अन्यत्र आपका पूछा नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर आपका होगा 3 घंटे 15 मिनट के। कितनी देर का होगा? 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा। आपको आपके लिए सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। यह जो मॉडल पेपर भेजा जा रहा है, यह आपके सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर भेजा जा रहा है। इनमें आपके ओएमआर और दोनों वर्णनात्मक प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। यानी जो आपके व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, उनकी भी चर्चा की जाएगी। साथ में यह भी चर्चा की जाएगी कि मानचित्र के कितने प्रश्न होंगे और किस प्रकार आपको हल करना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट आपका दिया होगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी जितने भी प्रश्न आपके पेपर में होंगे, सभी आपको करने होंगे। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रश्न पत्र पढ़ लेना चाहिए। यदि कोई त्रुटि है या मिसप्रिंट है या गलत छपा है, तो आप अपने कक्ष निरीक्षक को वापस कर सकते हैं और उसके बदले आप दूसरा ओएमआर शीट प्राप्त कर सकते हैं और पेपर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यदि ऐसी कोई मिसप्रिंट या त्रुटि हुई तो। देखिए, सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। आ एवं बा में विभाजित होगा। आ में 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। ओएमआर शीट आपकी छमाही परीक्षा में और प्री बोर्ड में भी आपकी क्लास में ना अन्यत्र कई प्रकार से आपके टेस्ट कराए जाते हैं। आपको उन टेस्टों में भाग लेना चाहिए और ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, अगला है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं और इरेज़र एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी उस पर व्हाइटनर आदि आप ना चलाएँ। फिर अगला पॉइंट होगा आपका खंड बा 50 अंकों का होगा। वास्तव में यदि आप परीक्षा अपनी देते हैं, तो केवल 50 अंकों की ही है, क्योंकि 20 तो आपके सर के द्वारा, विषय अध्यापक के द्वारा आपको मिल जाते हैं, जो कि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल पे रहते हैं और 20 नंबर आपके ओएमआर पे हो जाते हैं। तो आपको लिखना केवल 50 अंक का है, इसलिए धैर्यपूर्वक अपने उत्तर को विस्तार से आपको लिखना चाहिए। तो यह 2 भागों में होगा। इसमें एक आपका वर्णनात्मक होगा, दूसरा भी होगा। पहले में क्या होगा, जिसे आप लघुत्तरी के रूप में जानते हैं और दूसरा आपका होगा दीर्घ उत्तरी के रूप में। तो प्रिय बच्चों, इसे याद रखिएगा कि पहला आपका लघुत्तरी प्रश्न होगा और दूसरा आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। इसके साथ-साथ आपको 2 मानचित्र भी होंगे। 2 आपके मानचित्र भी होंगे। इन मानचित्रों में से एक आपका इतिहास से संबंधित होगा और दूसरा आपका भूगोल से संबंधित होगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक सम्मुख दिए होंगे। ये तो सामान्य सी बात है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना चाहिए, यानी अच्छे से आपको नत्थी करना चाहिए। प्रिय बच्चों, आपको एक सूचना यदि और दे दिया जाए, तो अब आपकी लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास आपकी प्रत्येक प्रत्येक संडे आपकी लाइव क्लास कराई जाएगी और आपको बेहतरीन ढंग से ओएमआर शीट कैसे भरें और कैसे अपने प्रश्नों को हल करें तथा कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे, विस्तृत चर्चा की जाएगी और समस्त प्रश्नों पे प्रकाश डाला जाएगा।
आइए देखा जाए कि कौन से आपके प्रश्न होंगे और किस प्रकार के आपके प्रश्न नीचे दिए होंगे। आपके ओएमआर शीट पे किस प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार से आपका ओएमआर शीट होगा। प्रिय बच्चों, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब अंक 100 पार। ना, आइए प्रारंभ किया जाए और उत्तर सहित इसकी व्याख्या की जाएगी कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि जर्मन संस्कृत में बॉक्स जिसका आशय क्या है, यानी इसका आशय क्या था। तो आपका यहाँ उत्तर देखिए लिखा हुआ है, पहला है विकल्प में राष्ट्र संविधान, राष्ट्र संविधान, आम जनता या संसद। तो ये चारों तो सही होंगे नहीं आपके, चारों में से कौन सा सही है आपको इसका आंसर बतानी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा आम जनता। दूसरा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि सरदार पटेल हैं या महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज यदि आप को याद हो तो आपकी क्लास में बताया गया होगा कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक थी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में प्रारंभ हुआ था या 1939 में प्रारंभ हुआ था या फिर 1919 में या फिर 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो 1939 से प्रारंभ हुआ था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न, आइए पांचवा प्रश्न देखा जाए कि कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था ना। तो इसमें आपको बताना है कि किसने किया किया था, आपका जेम्स। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, जेम्स हरगिब्स। जेम्स हरगिब्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आपका है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी, इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो आपका सही हो जाएगा इंग्लैंड में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, राज्य को, संघ को, राज्य संघ दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा संघ को ना। भारतीय संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, संघ को। अगला है जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, 1991 में, 1972 में, 2014 में या 1990 में। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 1991 ईस्वी में जनसंघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, यानी भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है या ईसाई धर्म है या कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि भारत का
कोई अपना धर्म नहीं है। भारत के निवासियों का धर्म है, लेकिन भारत देश का या भारत के राज्यों का कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानता है। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कोई नहीं, ना? कोई नहीं क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला आपका 10वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? ना? तो केंद्र शासित प्रदेश वे होते हैं जिनका केंद्र से संचालन होता है। 9 है, 7 है, 10 हैं या 8 हैं। तो प्यारे बच्चों, इस समय बड़े सारे उथल-पुथल हुए थे। इस समय कुछ समय के लिए तो 9 भी हुए थे, लेकिन अब कितने हैं यह आपको बतानी है। तो सही आपका आंसर हो जाएगा 8। अगला, इस प्रश्न को आपको ध्यान से प्यारे बच्चों पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़े से ही में यह आपका सही भी हो जाता है और गलत भी हो जाता है। तो देखिए, यह लिखा है बॉक्साइट खनिज अपक्षित पदार्थों के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है। दूसरा आपका कारण दिया गया है, ये तो कथन है। कारण आपका है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। इसका मुख्य उपयोग एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में होता है। तो इनमें से क्या सही है? क्या पहला है आपका उत्तरकूट का, इन्हीं में से आपको लगाना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है। आंसर आपके यही है, इन्हीं में से आपको लगाना है। यहाँ देखिए, पहला आपका कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है, यानी पहला आपका कथन तो सही है, लेकिन उसका कारण गलत है। दूसरा कह रहा है कि कथन गलत है, लेकिन कारण सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। लेकिन आप देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि बॉक्साइट खनिज अपक्षयित पदार्थों के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ खनिज के अपघटन से बनता है ना। जबकि कारण कह रहा है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। इसका मुख्य उपयोग एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में होता है। जबकि यहाँ पे दोनों आपका सही है। तो चौथे विकल्प में देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। डी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11वां आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका देखिए, ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसकी सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए सही है, आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या करना है आपको? नहीं करना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन? डी नहीं, सी। नहीं, आप डी लगाएं। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है? ना, किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है? सोपानी खेती का मतलब है सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये अधिकतर होता है कहाँ? जहाँ आपके पहाड़ होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये अधिकतर होते हैं। तो विकल्प में देखिए, आपके है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? आपका यहाँ सही हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में ही आपके पहाड़ विद्यमान हैं। अगला आपका है
अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज आधारभूत खनिज है? कौन-सा खनिज आधारभूत खनिज है? विकल्प आपके हैं मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। है ना? चारों विकल्प में से आपको बतानी है कि कौन-सा आपका आधारभूत खनिज है। तो आधारभूत खनिज क्या होगा? लौह अयस्क को माना जाता है कि आधारभूत खनिजों की श्रेणी में आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन-सा निम्नलिखित में से परिवहन का कौन-सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? यानी दुर्गम स्थानों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है या दुर्गम स्थानों के द्वारा वहाँ सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, सरलता से आपकी यदि कहा जाए तो परिवहन के रूप में अपनाया जा सकता है। जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या स्थल परिवहन। इस परिवहन के द्वारा दुर्गम स्थानों का मतलब यदि कहा जाए तो जैसे जंगलों में, जैसे कह लिया जाए कि पहाड़ों पे, यही तो आपके दुर्गम होंगे। तो इनके लिए हम किनका प्रयोग करते हैं? वायु का। वायु परिवहन का प्रयोग करके आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कहाँ स्थित है? दे देश के पूर्वी तट पे। पूर्वी तट और पश्चिमी तट आप जानते हैं? पूर्वी तट के लिए अपनी एक ट्रिक पढ़ी थी, यदि आपको याद हो। ताऊ आप और पश्चिमी तट के लिए आपने पढ़ा था केक गया गुम। ऐसे ही शानदार ट्रिक पाने के लिए चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखा जाए कंडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कौन पूर्वी तट पूर्वी तट की बात हो रही है। पूर्वी तट में आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है यह विद्यमान है। अगला प्रश्न आपका है और अगला प्रश्न आपका प्रारंभ होता है कहाँ से? इकोनॉमिक्स से। देखिए विकास आपका पहला ही चैप्टर है ना? इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आपका विकास ही है। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन-सा है? आय है, औसत आय है। औसत आय देखिए 2 बार लिख उठा है ना? तो बहरहाल कोई भी विकल्प आप लगाएँगे दोनों के लिए ना आपके अंक मिलते हैं। और उच्च विकास, ठीक है? तो यहाँ आपका चाहे बी आप लगाएँ या सी लगाएँ, दोनों आपके सही हो जाएँगे क्योंकि औसत आय ही आपकी क्या होगी? महत्वपूर्ण विकास के महत्वपूर्ण घटक होती है और यहाँ दोनों आपके विकल्प सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? कौन-सी है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी या इनमें से कोई नहीं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का जो लक्ष्य रखा जाता है वो क्या रखा जाता है ना? तो देखिए सभी की आशा होती है, सभी का होता है कि नियमित कार्य मिले, यानी प्रतिदिन कार्य मिले, बेहतर मजदूरी मिले और उपज की कीमत हो। यानी यदि कृषि क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र में यदि कोई कार्य है तो उसके लिए जो भी उपज होती है वह उचित दामों पे उसे बेचा जाए। अगला है सेवा क्षेत्र, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? आपको बताया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपकी क्लास में आपको बताया गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
चैप्टर में दूसरा जो आपका चैप्टर है, उसमें आपके तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ाया गया है, जहाँ सेवा के लिए कार्य किया गया है। जैसे डॉक्टर, जैसे रेल सेवा। तो आपका क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। अगला है 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान कहलाता है। यदि 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है, तो क्या कहलाता है? आदान-प्रदान का मतलब है कि क्रय और विक्रय किया जाता है। यदि क्रय और विक्रय किया जाता है, तब क्या होगा? तो आपका होगा राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय। तो क्या होगा? 2 राज्यों के बीच में है, 2 देशों के बीच में नहीं है। ठीक है? तो उसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक व्यापार। क्या कहा जाएगा उसे? आंतरिक व्यापार कहा जाएगा, जब 2 राज्यों के बीच में होता है। जब विश्व के अंतर्गत होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कह लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह लिया जाता है। आइए अंतिम देखा जाए, अपने ओएमआर शीट का अंतिम प्रश्न है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? उपभोक्ता की बात हो रही है। एक उपभोक्ता को किस केंद्र पर जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन पर, सिविल न्यायालय में, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर या जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के पास? फिर इसका आंसर आपको बतानी है। अगले ओएमआर शीट में आपको इसका आंसर बताया जाएगा कि वह उसे किस केंद्र पर जाना चाहिए। उसे पुलिस स्टेशन पर जाना चाहिए या सिविल न्यायालय के पास जाना चाहिए या फिर उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए या फिर जिलाधिकारी के पास जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्नों को यदि इसमें रखा जाए, तो आपके प्रश्नों की संख्या तो होगी, प्रश्न तो आपको होंगे, लेकिन आपका लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग इस ओएमआर के प्रश्न की आंसर भी आपको बताएँगे और आपका ये भी बताएँगे कि जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में आएँगे, उनमें कौन से प्रश्न होंगे और आपको किस प्रकार उनका आंसर लिखना चाहिए, जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकें। तो बच्चों, कल अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।